हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर में 2023 और 24 में जो एग्ज़ाम सभी शिफ्ट्स में कराए गए थे, उनमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उनको आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और देखिए फ्रेंड्स, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं और निश्चित रूप से इस सेशन से आपको 10 से 12 प्रश्न देखने को मिलेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, इसको आप धैर्यपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको बिहार डीएलएड 2025 एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर में 2023 और 2024 में जब से ऑनलाइन पेपर हो रहा है 2023 और 2024 के सभी शिफ्ट्स में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक आप पूरा देखिएगा और निश्चित रूप से इस सेशन से 10 से 12 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि इनमें किस अभ्यास से पर्यावरण की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं फ्रेंड्स तो आंसर कमेंट करते चलिए, इस तरह से आपका रिवीजन भी होते चलेगा। सब लोग आंसर कमेंट करेंगे कि इनमें से किस अभ्यास से पर्यावरण की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का अति प्रयोग ये नहीं होगा, कटाव भी नहीं होगा, उसके बाद वनों की कटाई भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संवेग का मात्रक क्या है। संवेग का यूनिट क्या है, बताइए। संवेग का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संवेग का मात्रक आप आसानी से निकाल सकते हैं इस तरह से, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर केजी हो जाएगा और वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको देखने को सही मिल रहा है। तो दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत कहता है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान समान हो सकता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स 2024 में बिहार डीएलएड का जो पेपर हुआ था उसमें आप 2023 वाला क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, हर शिफ्ट में ढेर सारे प्रश्न रिपीट किए गए हैं। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर। और इसी प्रकार से मैं आपको जो जीके वाला सेक्शन है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं आपको कवर करवाऊंगा, सामान्य अध्ययन वाला। ठीक है ना। चलिए, तो कौन सा सिद्धांत कहता है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान समान हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये आपका है आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है ना। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है आधुनिक परमाणु सिद्धांत को पहली बार जॉर्ज डाल्टन ने जो है प्रस्तुत किया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक क्या है। जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक जो है ये क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो ये आपका उत्तक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर। ठीक है। चलिए पहले हम लोग 2024 वाले प्रश्नों को कर रहे हैं। देखिए ये सारे प्रश्न अभी 2024 के ही चल रहे हैं। जब कोई वस्तु पानी में डूबी होती है तो उस पर कार्य करने वाले प्राथमिक बल कितने होते हैं। जब कोई वस्तु पानी में डूबी होती है तो उस पर कार्य करने वाले प्राथमिक बल कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है ना, 2 होते हैं। कौन कौन से, तो एक वस्तु का भार और एक उत्प्लावन बल। एक हो जाएगा आपका वस्तु का भार, और एक हो जाएगा आपका उत्प्लावन बल। ठीक है ना, उत्प्लावन बल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का रोग कारक जीव है। इनमें से कौन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का रोग कारक जीव है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह आपका है कौन सा,
तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा ट्रिप्नोसोमा, यहाँ पर दिया गया है, इसका पूरा देख लीजिए, ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी, ठीक है ना, ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी आप याद रखिएगा। कौन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का कारक है, तो ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है, और मैं आपको ढेर सारे जो है जीके और जीएस के, यानी कि जो आपका सामान्य अध्ययन है और साइंस के जो क्वेश्चन है, मैं आपको अभ्यास भी करवा दूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण उच्च ज्वार के दौरान समुद्र का पानी ऊपर उठता है। बताइए किसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण जो है उच्च ज्वार के दौरान समुद्र का पानी ऊपर उठता है। तो ज्वार भाटा आपने सुना होगा, पढ़ा है ना। तो यहाँ पर किसके कारण होता है, तो चंद्रमा के कारण। तो यहाँ पर देखिए मून दिया गया है चंद्रमा, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय पथ होता है। जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय पथ जो होता है वो कैसा होता है, रेखीय, गोलाकार, दीर्घवृत्तीय, परवलय की आकार की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये जो होता है जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके द्वारा जो तय किया गया पथ होता है वो होता है पैराबोलिक पाथ, यानी कि परवलय के आकार की, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। शक्ति का यानी कि पावर का एसआई यूनिट पूछा गया है, तो आपको पता है कि वाट होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में भी पूछा गया था और 2024 में भी पूछा गया। आप देखिएगा जब 2023 वाला आगे हम लोग कवर करेंगे तो देखिएगा कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं। चलिए, और पास्कल दाब का है, याद रखिएगा। अच्छा, जूल किसका है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बल का न्यूटन होता है, जूल का आप मुझे बताइए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रसोई घर के बाहर भी गर्म भोजन का गंध किस प्रक्रिया के कारण आता है। रसोई घर के बाहर गर्म भोजन का गंध किस प्रक्रिया के कारण आता है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये जो आता है ये किसके कारण आता है, ये विसरण के कारण आता है, ठीक है ना, विसरण के कारण आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न पढ़ेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियर। चलिए सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के देखिएगा फ्लैगेला अलग अलग होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के फ्लैगेला अलग अलग होते हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। सभी ऑप्शन को आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि पूरा ऑप्शन आपको दिखाई दे। तो ये होता है आपका सूक्ष्म नलीय संगठन और गति के प्रकार के। तो यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एसआई प्रणाली में दाब की इकाई क्या है। दाब का यूनिट अभी मैंने आपको बताया था कि दाब का यूनिट क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये आपका पास्कल होता है, पास्कल दाब का होता है, ठीक है ना। पावर का हमने अभी पढ़ा था, वाट होता है, ठीक है। जूल का मैंने आपसे पूछा था, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पदार्थ की इनमें से कौन सी अवस्था बर्फ है। पदार्थ की इनमें से कौन सी अवस्था बर्फ है, तो फ्रेंड्स ये आपका ठोस अवस्था है, सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कोई वस्तु जब पानी में तैर रहा हो उस पानी में नमक मिला दिया जाए तो क्या प्रतिफल होगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा वस्तु का वह भाग जो द्रव में डूबा हुआ है उसका आयतन घटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन तीसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो है पानी में जब नमक मिला दिया जाता है तो पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि वह वैज्ञानिक जिसने पानी में निलंबित पराग कणों की गति का अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया था, कौन है वो वैज्ञानिक, बताइए उनका नाम बताइए उस वैज्ञानिक का जिसने पानी में निलंबित पराग कणों की गति का अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स ये आपके कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन है। कौन है, रॉबर्ट ब्राउन है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में आप देख सकते हैं रॉबर्ट ब्राउन है, ठीक है ना। चलिए 1828 में इन्होंने किया था। देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मत्स्य पालन के अंतर्गत वह शाखा जिसमें खुले समुद्र या समुद्र के जल से भरे स्थानों पर सामुद्रिक जीवों का उत्पादन खाद्य एवं अन्य आवश्यकता हेतु किया जाता है, क्या कहलाता है, बताइए। मत्स्य पालन के अंतर्गत वह शाखा जिसमें खुले समुद्र या समुद्र के जल से भरे स्थानों पर सामुद्रिक जीवों का उत्पादन खाद्य एवं अन्य आवश्यकता हेतु किया जाता है
वह कहलाता है मैरीकल्चर। क्या कहलाता है? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मैरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन स्मॉग का निर्माण होता है। लंदन स्मॉग का, तो ये घटना लंदन स्मॉग की जो है ये 1952 की है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और ये होता है आपका सर्दी में सुबह के समय। ऑप्शन यहाँ पर चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, ये आपका है ओवर इरिगेशन, अति सिंचाई, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओवर इरिगेशन। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? बताइए, 2024 के ही अभी सारे प्रश्न चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं इनमें से? तो इसमें से जो श्वसन जड़ है वो कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ये आपका कौन सा है? तो ये आपका न्यूमेटोफोरस है। कौन सा है श्वसन जड़? न्यूमेटोफोरस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, कौन से इसमें से जड़ें श्वसन जड़ें हैं? तो ये न्यूमेटोफोरस, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पाराकायस्क है? ये प्रश्न भी रिपीट है। तो पाराकायस्क यहाँ से हो जाएगा आपके पास सिनेबार। ठीक है ना, सिनेबार यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है? देखिए, गैर पूछा गया है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है ना, तो इसमें से देखिए आपका कौन सा है? तो ये प्लास्टिक जो है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल इनमें से प्लास्टिक हो जाएगा। प्लास्टिक राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सारे बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, उसके बाद देखिए, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जल प्रदूषण को मापने के लिए तो फ्रेंड्स ये बीओडी जो होता है, बीओडी। ठीक है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। ये आप जरूर फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वह रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण कौन सा इसमें से रोग होता है? बताइए, प्रोटोजोआ के कारण जो होता है यह आपका होता है बेबेसियोसिस। ठीक है ना, बेबेसियोसिस होता है प्रोटोजोआ के कारण, याद रखिएगा, बेबेसियोसिस। ठीक है, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न कि मानव में कायिक गुणसूत्र यानी कि ऑटोसोम की संख्या क्या है? क्रोमोजोम नहीं पूछा गया है। क्रोमोजोम पूछता तब तो आपका 46 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑटोसोम का पूछा गया है। तो ऑटोसोम का कितना होता है? 44 होता है। जोड़ी में पूछा जाएगा तो 22 जोड़ी। ये आपका नर और मादा में समान होते हैं, और जो 23वीं जोड़ी होती है वही जो है लिंग निर्धारण करता है। तो क्रोमोजोम पूछेगा तो 46, और जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी, और ऑटोसोम पूछेगा तो 44, जोड़ी में पूछेगा तो 22 जोड़ी। ठीक है, चलिए, और ये 23वीं जोड़ी जो होती है ना, वो आपको इसी को सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? अक्रिय गैस का बताइए। तो जहाँ पर आपका जो इसका आपका बाहरी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएंगे तो वो आपका अक्रिय गैस होगा। देखिए, किस में नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका दूसरा हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है किसका? अक्रिय गैस का। ठीक है, चलिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सारे इनर्ट गैस हैं, अक्रिय गैस हैं। देखिए, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कौन सी है? तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, 10⁻⁻�6 एम्पियर। ठीक है ना, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला तो यहाँ पर देखेंगे CaSO4 × ½ H2O होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन सही है, CaSO4 इस तरह से लिखा गया 1, और यहाँ पर भागा का साइन दे करके 2H2O दिया गया है। तो बात तो यही हो गई, 1/2 हो जाएगा इसका, जैसे मैंने लिखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला सही दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइड्स किस रूप में होते हैं? बताइए, किस रूप में होते हैं फ्रेंड्स? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये किस रूप में होते हैं फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, ये होते हैं आपका स्टैक्ड डिस्क के रूप में। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टैक्ड डिस्क के रूप में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइड्स। चलिए, उसके बाद देखिएगा जिन कोशिकाओं में जो है गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं क्या कहलाते हैं? अब यहाँ पर देखिए, ये सेम क्वेश्चन जो है 2024 में भी पूछा गया और 2023 में भी पूछा गया है। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है बहुगुणित। ठीक है ना, यहाँ पॉलीप्लॉइड कहा जाता है इनको
बहुगुणित कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं उनको बहुगुणित कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? बहुगुणित कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब हम लोग। प्रश्न हमारा कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण इनमें से किस कारक पर निर्भर करता है? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है इनमें से किस कारक पर जो है निर्भर करता है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है निर्भर करता है मास ऑफ अर्थ पर, पृथ्वी के द्रव्यमान पर। किस पर? पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यह अभिक्रिया दिया गया है, रिएक्शन दिया गया और पूछा गया है कि उपरोक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इस तरह का प्रश्न 2023 में भी पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है। तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया का है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये आपका आ जा रहा है इधर, और ये जो एल्युमिनियम है ये आपका फेरस का जगह ले रहा है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि जब किसी विद्युत परिपथ से जुड़े चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित ईएमएफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो जब किसी विद्युत परिपथ से जुड़े चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित ईएमएफ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लेंज लॉ कहा जाता है, लेंज का नियम। ठीक है ना, याद रखिएगा कि क्या कहा जाता है? लेंज का नियम कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्प उत्सर्जन खाली स्थान दिया गया कि गतिविधियों द्वारा नियंत्रित होता है। वाष्प उत्सर्जन जो है ये किसकी गतिविधियों के द्वारा नियंत्रित होता है? तो फ्रेंड्स, जो गार्ड सेल होते हैं, रक्षक कोशिकाएं कहा जाता है, इन्हीं के द्वारा जो है वाष्प उत्सर्जन की गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर गार्ड सेल यानी कि रक्षक कोशिकाएं करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का है? तो सबसे उत्तम प्रकार का बेस्ट क्वालिटी का कोयला जो होता है ये आपको भी पता है एंथ्रासाइट होता है। ठीक है ना, एंथ्रासाइट कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है इसमें होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है? इनमें से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है? तो आपको भी पता है इनमें से आपका नीलगिरी है, और ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सेल में, ठीक है ना, सिंपल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? सरल सेल में तो धन ध्रुव का कार्य जो है ये आपका यहाँ पर कॉपर हो जाएगा, कॉपर करता है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, रिपीट भी है कई बार। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा? तो नीले लिटमस को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। अम्ल जो है, एसिड जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसमें से देखिए एसिड आपका एक से ज़्यादा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्थिति आँख के लेंस में धुंधलापन के कारण होती है? कौन सी स्थिति इसमें से आँख के लेंस में धुंधलापन का कारण होती है? बताइए। तो फ्रेंड्स, ये आपका होता है मोतियाबिंद। ठीक है ना, मोतियाबिंद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन 4 में दिया गया है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? ये भी प्रश्न रिपीटेड है। तो इनमें से अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? बताइए। तो हवा हो जाएगा। ठीक है ना, हवा में जो होती है इसमें से अगर देखा जाए तो आपका हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किंगडम मोनेरा में शामिल है। किंगडम मोनेरा, अच्छा मोनेरा में जो शामिल होता है ना ये इसमें से क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है, अच्छा एक ऑर्थोपोडा पूछा जाता है, ऑर्थोपोडा। ठीक है ना, इसमें क्या शामिल होता है? तो जो केकड़ा होता है, झींगा होता है, ठीक है ना, ये सब ऑर्थोपोडा में आता है। अब मोलास्का में आता है। मोलास्का में क्या आता है? संघ मोलास्का में। तो मोलास्का में जो आपका सीप आता है, घोंघा आता है, आपने घोंघा पढ़ा होगा। ठीक है ना, एनेलिडा में क्या आता है? एनेलिडा में आता है संघ। एनेलिडा में क्या आता है? तो केचुआ आता है, केचुआ संघ एनेलिडा में आता है। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। तो अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये होता है आपका किसमें? फूड वैक्यूल में, यानी कि खाद्य रिक्तिका में। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैव विद्धित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जाता है? जैव विद्धित कचरे को बताइए। तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है आपका किस तरह से? तो कंपोस्टिंग के द्वारा। ठीक है ना, खाद में परिवर्तित किया जाता है, खाद बना करके कंपोस्टिंग के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और सेम ऑप्शन भी है इस बार भी, 2023 में भी है,
2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ये बनी होती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की। फास्फोलिपिड्स भी आपको पिछले साल भी था 2023 में ऑप्शन में, और इस बार भी फास्फोलिपिड्स ही 2024 में दिया गया है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जो है प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। चलिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है, 2023 में भी है 2024 में भी है, और यहाँ पर ऑप्शन में भी सेम दिया गया था 3422 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि जब बेंजल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड को जलीय NaOH के घोल में गर्म किया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है। तो जब बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड को जलीय NaOH घोल में गर्म किया जाता है तो उत्पन्न होता है बेंजिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बेंजिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। देखिए कहाँ पर दिया गया है, बेंजिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीवित जीवों के लिए प्रजनन आवश्यक है। चलिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि सभी ऑप्शन आपको दिखाई दे। तो देखिए जीवित जीवों के लिए प्रजनन आवश्यक है, क्यों, सभी ऑप्शन देख लीजिएगा। चौथा ऑप्शन थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। तो देखिए ये आपका हो जाएगा प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखना, ठीक है ना। तो कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो यही जो है जीवित जीवों के लिए प्रजनन आवश्यक है, क्यों, तो आपकी प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखना। चलिए इनमें से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से क्या हो जाएगा, आपका सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, बाकी ये सभी जो है अनवीकरणीय ऊर्जा है। चलिए निम्नलिखित में से कौन डार्विन के सिद्धांत में शामिल नहीं है। चार्ल्स डार्विन की बात हो रहा है, इनमें से कौन डार्विन के सिद्धांत में शामिल नहीं है। अच्छा देखिए डार्विन ने सबसे पहले विकासवाद का विचार दिया था और डार्विन को विकासवाद का जनक माना जाता है। चार्ल्स डार्विन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये भी आप याद रखिएगा। कौन शामिल नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा विरासत के माध्यम से विकास, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण हवा कौन सी है। सबसे महत्वपूर्ण हवा जो है ये आपको भी पता है ऑक्सीजन है, सिंपल सा क्वेश्चन, ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से कौन अवश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, इसमें से कौन अवश्रव्य तरंगों को, ठीक है ना। तो अवश्रव्य तरंगों को इसमें से सुन सकता है गेंडा, ठीक है ना। गेंडा जो है इनमें से अवश्रव्य तरंगों को सुन सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है। अच्छा ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है ना वो आपका क्या है, तो अल्ट्रा वायलेट किरण से जो है हमारी पृथ्वी की रक्षा करना। तो यहाँ पर देखिए टू रिड्यूस अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है ना। ओजोन परत के क्षय का कारण गैस कौन सा है, तो ये CFC है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है सोनार, ठीक है ना। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका कौन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अल्ट्रासोनिक, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक जो है इसमें सोनार में उपयोग किया जाता है, क्लियर। चलिए साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग याद रखिएगा, फुल फॉर्म होता है इसका। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या होती हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, बताइए, ढेर सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तु ठंडी होती हैं, कूल्स डाउन, ठंडी होती हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्टोगैम है, ये 2023 के प्रश्न अब शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। देखिए क्रिप्टोगैम है, तो देखिए क्रिप्टोगैम जो होता है, क्रिप्टोगैम का अर्थ होता है क्या, अदृश्य प्रजनन, ठीक है ना। और इसका अभिप्राय यह होता है कि क्रिप्टोगैम किसी भी प्रजनन संरचना, बीज या फूल का उत्पादन नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा क्रिप्टोगैम जो है किसी भी प्रजनन संरचना, बीज या फल का उत्पादन नहीं करते हैं। क्रिप्टोगैम बिना बीज वाले पौधे हैं और इनमें जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं, जिसके कारण यह बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। क्रिप्टोगैम में सबसे प्रसिद्ध समूह जो है ये शैवाल और लाइकेन, काई और फर्न है, क्लियर, याद रखिएगा। और भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक पार्क जो है, गार्डन जो है, कहाँ खोला गया था, तो उत्तराखंड में, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये बिना बीज वाले पौधे, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये कोई भी प्रजनन संरचना, बीज या फूल का उत्पादन नहीं करते हैं, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुवांशिकता के जनक कौन है। अनुवांशिकता का जनक किसको माना जाता है, तो अनुवांशिकता का जनक जो माना जाता है ये ग्रेगर जोहान मेंडल को माना जाता है, ठीक है ना। इन्होंने अपने रिसर्च के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था, ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मटर के पौधे का प्रयोग किया था, क्लियर।
रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। चार्ल्स डार्विन के बारे में अभी मैंने बताया था, इन्होंने सबसे पहले विकासवाद का विचार दिया था और इनको विकासवाद का जनक माना जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, चलिए देखिए अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू पाया गया है। अष्टक का नियम, ठीक है ना, जो ऑक्टेव का लॉ है ये पाया गया है। अच्छा देखिए 1866 में, ध्यान रखिएगा 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड, किन्होंने, जॉन न्यूलैंड ने, याद रखिएगा इन्होंने ही ऑक्टेव का नियम दिया था, अष्टक का नियम दिया था। जॉन न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्कालीन ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और इन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से शुरू किया और थोरियम पर समाप्त हुआ, जो, ठीक है ना, जो कि 56वां तत्व था। और इन्होंने पाया कि हर 8वें तत्व में पहले के समान गुण होते हैं और इन्होंने इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक के नियम से किया, इसलिए इन्होंने अष्टक का सिद्धांत इसको कहा था और इसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ओजोन परत जो है ये अल्ट्रा वायलेट किरणों को कम करती हैं, ठीक है ना, और ओजोन परत जो होता है ये CFC के कारण क्षय होता है और जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज जो आएगी ना, ये आपकी जो त्वचा है, त्वचा कैंसर जैसी बीमारी ये आपको प्रभावित करेगी, तो त्वचा प्रभावित होता है। चलिए अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो देखिए कवक की कोशिका भित्ति जो होती है ना, ये किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। और पादप की अगर पूछेगा तो पादप की कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। तो यहाँ पर देखिए पैक्टिन और सेलुलोज भी याद रखिएगा, पादप कोशिका सेलुलोज और पैक्टिन की, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। चलिए देखिएगा यहाँ पर ये आपका दिया गया है एलिमेंट और इसमें पूछा गया कि परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखिए ऊपर आपका एटॉमिक मास है और नीचे आपका एटॉमिक नंबर दिया गया है, तो 23 - 11 कर दीजिएगा तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, 12। 12 जो है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पदार्थ का वर्गीकरण किस आधार पर होता है। पदार्थ का वर्गीकरण जो होता है ये किस आधार पर होता है, तो भौतिक और रासायनिक दोनों, ठीक है ना, भौतिक और रासायनिक गुण पर जो है पदार्थ का वर्गीकरण होता है। चलिए देखिएगा पायरूट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन के दौरान पायरूट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कहाँ जाता है, वायवीय श्वसन के दौरान पायरूट जो होता है, पायरूट यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखा भी गया है, पायरूट जो होता है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और जहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरूट का विखंडन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना और व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना है, तो जी का मान चंद्रमा पर होगा। अब यहाँ पर जी जो है ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, ठीक है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्लियर ना। और यहाँ पर देखिए स्थान और समय के साथ ये नहीं बदलता है, जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है यह स्थान और समय के साथ नहीं बदलता है ये वाला, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इसका मान पृथ्वी पर जो है बराबर हो जाएगा, पृथ्वी के मान के बराबर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो जी है ना, जी मैं इसका जो है मान भी बता देता हूँ। तो इसका मान होता है 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है ना, याद रखिएगा पूछा भी जाता है। चुंबकीय जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण है इसकी खोज किसने किया था, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो फैराडे ने किया था, ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, फैराडे ने किया था। क्लियर। और जो आपका जनरेटर है ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर। और जनरेटर जो है, जनित्र जो है, ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो देख लीजिए, ये अगर छोटा वाला जी होता है ना, तो आपको पता है ना छोटा वाला जी जो होता है
वह पृथ्वी के बाहर का चंद्रमा पर 1/6 होता है, ठीक है ना। तो ये छोटा नहीं बड़ा जी है, जो कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है और इसका मान स्थान और समय के साथ नहीं बदलता है, इसीलिए जो पृथ्वी पर है ना वही चंद्रमा पर भी होगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस रूप से। देखिए, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ऊर्जा है? इसमें से जीवाश्म ऊर्जा जो है कौन सा है, बताइए कौन सा इसमें से आपका जीवाश्म ऊर्जा है? तो कोयला जीवाश्म ऊर्जा है, ये पृथ्वी के अंदर दब करके कई हजार वर्षों में जो है ये बनता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज में किस विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो अभी हम लोग ने पढ़ा था, ये सोनार है, ठीक है ना, और सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है? अब यहाँ पर देखिए मृत और जीवित दोनों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मृत पूछा गया है, तो मृत इसमें से यांत्रिक ऊतक जो है ना ये आपका स्क्लेरेन्काइमा है, ये मृत ऊतक है, ठीक है ना। और ये पादप का एक सरल अस्थायी ऊतक है और इसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है क्योंकि इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं और इसमें जीवद्रव्य नहीं होता है और इसकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण, किसके कारण याद रखिएगा, इसकी भित्ति जो होती है स्क्लेरेन्काइमा की लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। यह पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, स्क्लेरेन्काइमा पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है और आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। बाकी देखिए एरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा ये जीवित होते हैं, जीवित यांत्रिक ऊतक हैं, बल्कि ये आपका मृत है कौन, स्क्लेरेन्काइमा। चलिए देखिए, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस रूप में जोड़ा जाता है? एमीटर बताइए, परिपथ में धारा का मान मापा जाता है, धारा मापा जाता है और ये श्रेणी क्रम में जो है परिपथ में जोड़ा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो इसका त्वरण पूछा गया, यानी कि एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद होगा, A = V - U/T होता है, यही होता है ना। अब देखिए यहाँ पर किलोमीटर में दिया गया है, तो इसको हम बदल लेंगे, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो 18 दूना 36, ये आपका 10 मीटर पर सेकंड हो गया। और ये 72 वाला को सेम ऐसे ही करेंगे, 72 गुना 5/18, तो 18 चौका 72, यानी कि ये आपका 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो भी आपका कितना हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी है भी, और ये आपका यू है इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल 20 है, तो यानी कि भी का मान कितना 20 है, तो 20 माइनस यू का मान कितना है 10 बटा समय कितना दे रहा है 10 सेकंड, तो ये 20 में से 10 घटा देंगे तो आपका 10/10 हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि त्वरण काउंटर यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ध्यान रखिएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, बताइए रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। देखिए, रेटिना का कार्य क्या है, प्रकाशग्राही कोशिकाओं के द्वारा एकत्र की जाने वाली जो जानकारी है उसको संशोधित करता है और इसे मस्तिष्क को भेजता है, ताकि वह तय करे कि आखिर तस्वीर जो है वो क्या है, फिगर जो है क्या है। तो ये आपका विद्युत सिग्नल में जो है ये रेटिना प्रकाश को सिग्नल भेजता है, ये आपका परिवर्तित करता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद एटीपी संश्लेषण करता है, क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषित करता है, तो फ्रेंड्स ये करता है आपका NADH, ठीक है ना, NADH। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा कि अगर कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो तत्व X है, बताइए क्या होगा। तो देखिए, ये जो तत्व है ना ये आपका क्षारीय ऑक्साइड है, और आपको पता है कि केवल धातु ही क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, तो यहाँ पर धातु राइट आंसर हो जाएगा, क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करता है धातु, ठीक है। देखिए, किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है? तो फसल चक्र का उपयोग करके जो हम लोग क्या करते हैं, मृदा की उर्वरता मेनली बढ़ाया जाता है, मृदा में कार्बनिक तत्वों की वृद्धि होती है इससे, और नाइट्रोजन युक्त तत्वों की मृदा में भी वृद्धि होती है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण बताइए राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, और प्रकाश संश्लेषण जो है ये एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए, अगर हवा ध्वनि संरचना की विपरीत दिशा में बह रही है तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तो अगर हवा जो है विपरीत जो है ध्वनि की दिशा में बह रहा है तो निश्चित रूप से जो आपका ध्वनि का वेग जो है ये कम हो जाएगा, घटेगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है?
तो प्रमुख कारण इनमें से पूछा गया है, तो औद्योगिक कचरा हो जाएगा। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण औद्योगिक कचरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। एकल झिल्ली से कौन इसमें से एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? तो फ्रेंड्स ये कौन सा घिरा हुआ है? लाइसोसोम घिरा हुआ है। ठीक है ना, लाइसोसोम घिरा हुआ है। इसको कोशिका की क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है? जैविक खाद के रूप में तो फ्रेंड्स ये किया जाता है अजोला का। अजोला का उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है और पशु आहार के रूप में भी अजोला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि दोहरा निषेचन विशिष्ट है। दोहरा निषेचन, तो दोहरा निषेचन जो है ये आपके जो फूल वाले पौधे हैं एंजियोस्पर्म इसको बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। ठीक है ना। देखिए किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या इसको डिनोट करते हैं जेड से। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या जो होती है ये आपकी हो जाएगी प्रोटॉन की संख्या की। ठीक है ना, प्रोटॉन की संख्या। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना। देखिए गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ना, इसके बारे में जान लीजिए क्या होगा ये। गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो वस्तु की ऊंचाई से, वस्तु के अक्षांश से, ठीक है ना, पृथ्वी की सतह से गहराई पर वस्तु के द्रव्यमान से। कौन सा हो जाएगा? तो वस्तु के द्रव्यमान से। ठीक है ना, वस्तु के द्रव्यमान से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आपको भी पता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या क्या थी? मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। और मेंडलीव ने जो है तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के, ध्यान रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए समान गुणधर्म वाले तत्वों को समान वर्ग में रखा था। और उस समय 63 थी मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स ये वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। परिपथ में धारा का मान मापा जाता है और गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? बताइए। धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से। चलिए पदार्थ की अवस्थाएं हैं, तो मैनुअली आपको पता है पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती है। तो ऑप्शन में दिख रहा है ठोस, द्रव और गैस मुख्य रूप से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन F2 पीढ़ी में लक्षण रूपी एक संकर संस्करण का अनुपात है? इसको आप डायरेक्टली याद रखिएगा। ठीक है ना, 3:1 और इसे फिनोटाइप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको फिनोटाइप कहा जाता है, फिनोटाइप कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कच्छ और खंबात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं? कच्छ और खंबात की खाड़ी में तो आप देख करके बता सकते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधे के लिए सहायक होता है? एरेनकाइमा, एरेनकाइमा बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपके जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जल में उगने वाले पौधे, उसमें उत्प्लावन यहाँ प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोफाइट्स में उत्प्लावन प्रदान करता है एरेनकाइमा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन पाराकायस्क है? क्या ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है कि नहीं? सिनेबार है। ठीक है। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम, तो सजीव में श्वसन, पोषण, जनन ये सब होता है, तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? विद्युत हीटर में तार की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भार के विचार से, ध्यान दीजिएगा, भार के विचार से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? भार के विचार से पूछा गया है। देखिए अगर आयतन के हिसाब से पूछता, आयतन का अनुपात से, तो देखिए आयतन का अनुपात से H2O होता है। H कितना है? 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो आयतन के हिसाब से 2:1 होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर भार के हिसाब से, तो इसका देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा? आपका मास 2 हो जाएगा भार। ठीक है ना। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 होता है। ठीक है ना, 2:16, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1:8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, भार के हिसाब से 1:8 और आयतन के हिसाब से 2:1। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा पोषण, जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है,
उसे क्या कहते हैं बताइए। पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके उसका पाचन करता है, उसको होलोजोइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको होलोजोइक कहा जाता है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान आधार क्या है? तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान आधार, तो वर्तमान आधार जो है तत्वों का परमाणु संख्या है, वर्तमान आधार, ठीक है ना, जो आपका मोसले ने दिया, तो यहाँ पर तत्वों का परमाणु संख्या हो जाएगा। चलिए, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? अच्छा, लाल तार आपने देखा होगा, ये आपके लाइव वायर होते हैं, विद्युन्मय तार होते हैं, धारा प्रवाहित होती है। उदासीन तार आपका काला होता, सॉरी काला होगा, ठीक है ना, काला राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए, अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, इमली में भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। कच्चा मैंगो जो होता है, कच्चा आम जो होता है, इसमें भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा कि गोल्जी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है बताइए। तो फ्रेंड्स, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके किससे बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ ER लिखा गया शॉर्ट में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया कि ट्राइटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? तो आपको पता है कि आपको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम जो होता है ये आपका हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधे को प्राप्त करने की उत्तम विधि क्या है? तो फ्रेंड्स, ये आपका है सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या है? सूक्ष्म प्रवर्धन है। उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधे को प्राप्त करने की उत्तम विधि है सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है ना, माइक्रो प्रोपेसेशन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आवृत्ति का बेहतर वर्णन करता है? अब सभी ऑप्शन आप देख लीजिए, आवृत्ति का बेहतर वर्णन करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या, ठीक है ना। आवृत्ति का यूनिट हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज को इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, हर्ट्ज को, ठीक है। 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकालने में, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि धसा रंग वाला पौधा है, धसा रंग वाला पौधा है, तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, ये नेरियम कनेर है। चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो 78% आपको पता है ना, नाइट्रोजन की मात्रा परसेंट में पूछता तो 78, यहाँ पर दे रखा है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, 0.78। चलिए, लेंस की क्षमता का इकाई यूनिट पूछा गया है। लेंस की क्षमता P = 1/f होता है, फोकस दूरी है P, और ये पावर ऑफ लेंस है, और इसको डिनोट करते हैं किससे? डायोप्टर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायोप्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बैक्टीरिया, काई, मॉस और कवक में क्या आम है? बताइए इसमें आम क्या है? तो इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होती है? कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान क्या होगा? 2 मिनट यानी कि इसको सेकंड में अगर हम चेंज कर देंगे तो 120 सेकंड हो जाएगा, क्लियर। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर आवेश का मान, तो आवेश का मान क्या होगा? आपको पता है कि Q = क्या होता है? I × T होता है। Q आवेश है, I कितना है? तो 1 एम्पियर है, और T हमने निकाला अभी 120 सेकंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 कूलम्ब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका किसका विलयन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरका जो है ये 5 से 8% एसिटिक एसिड का विलयन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, पलकप्पम जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पलकप्पम जो है यह आपके नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण दे रखा है, ठीक है, और 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो है आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं, यू कितना दिया गया है? यू दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड,
इसका यहाँ पर त्वरण दे रखा है, ये दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और समय दे रखा है 2 सेकंड। अब आपसे पूछ रहा है कि 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी, यानी कि आपसे v पूछा गया है, v इक्वल टू यू प्लस AT होता है ना, तो यहाँ पर u दे रखा है 20, ए आपका कितना है, तो ए 4 है, गुना समय कितना है, गुना हो जाएगा तो 2 है, 4 दूनी 8 और 20 28 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आप देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार, तो फ्रेंड्स ये जीव द्रव है, जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव है, ठीक है। देखिए निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है, पर्यावरण स्नेही माना जाता है किस ईंधन को, तो ईंधन है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जी का वर्तमान मान है लगभग, तो अभी मैंने बताया था 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर केजी स्क्वायर। तो पर केजी स्क्वायर जब हम हटाएंगे ना तो ऊपर मतलब ऊपर करेंगे तो ये ऊपर इन्वर्स में चला जाएगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लाइम जल है, लाइम जल फ्रेंड्स थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे, प्रश्नों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। लाइम जल है, तो देखिए लाइम जल ये आपका है CaOH का होल 2 है, इसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा रंग है जिसका कौन रंग जो है जिसे खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, जिसका तो खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है और ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होने के कारण इसका विचलन कम होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है, मानव का उद्भव स्थान, तो ये अफ्रीका को मानव का उद्गम स्थान माना जाता है। चलिए उसके बाद देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03 होता है, ऑप्शन में 0.03 तो हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विटेकर के वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था विटेकर ने, तो इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी या फंगाई कहिए, प्लांटी और एनिमेलिया, 5 जगत, ठीक है ना। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी या फंजाई कहिए, प्लांटी और एनिमेलिया। चलिए उसके बाद देखिए सभी कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता क्या है, सभी कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता, तो समान विशेषता इसमें सिर है, ठीक है ना, सभी कशेरुकी में समान विशेषता सिर है, हेड है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है, पत्ती के किनारे पर आप देखेंगे नोक पर, ठीक है, पानी के बूंदों के रूप में निकलना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं हम लोग गुटेशन, ठीक है ना, बिंदु स्राव इसको बोला जाता है, गुटेशन, ठीक है। चलिए 3 प्रतिरोध दिया गया है, ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है, ठीक है, सेम इसी तरह का डायग्राम दे करके देखिए 3 प्रतिरोध जो है दिया गया है 60, 40 और 100, कह रहा है कि ए और बी के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच आपसे पूछ रहा है, बी नीचे है यहाँ पर ए और बी के बीच में, तो पहले हम लोग 2 को ले लेंगे सीरीज में, तो मान लीजिए आप 100 और 60 का लेना चाहते हैं या इसी को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका 160 मतलब सीरीज में करेंगे तो R1 + R2 होता है ना, तो मान लीजिए ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, मान लिया, तो ये आपका हो जाएगा 60 + 100 160 हो जाएगा, ठीक है। अब ये समानांतर में आ गया तो क्या हो जाएगा इसका, एक तो हमने ये ले लिया, ठीक है ना, तो 160 हो गया आपका प्लस 1/, ये 40 हो जाएगा। इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे ना बहुत आसानी से, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 32 ओम कहीं पर दिया गया, ऑप्शन बी, ठीक है ना, जस्ट आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली, तो फ्रेंड्स रिक्तिका को जो घेरने वाली झिल्ली है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है, उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है, और जंतु कोशिका की अपेक्षा पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, ये भारत के किस राज्य में है, कुंडलकुलम कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मैक्स 1407 MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, किस फसल की है, मैक्स 1407, तो फ्रेंड्स ये प्रजाति जो है ये सोयाबीन की है, ठीक है ना। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है, क्या ये प्रश्न नहीं पूछा गया था 2024 में, बिल्कुल पूछा गया था, तो ये आपका हो जाएगा पराध्वनि तरंगों का, ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जेल मिश्रण है, जेल किसका मिश्रण है, तो जेल जो है ये द्रव और ठोस का मिश्रण है, द्रव और ठोस का। चलिए उसके बाद देखिएगा टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है, क्या ये क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल था, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
चलिए उसके बाद देखिएगा, एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करके वापस लौटा जाता है, तो उस बालक का औसत वेग क्या है? औसत वेग कुछ नहीं हुआ, जीरो हो गया। विस्थापन क्योंकि जीरो है, जाता है और आ जाता है, तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हुआ कहाँ? तो जब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो इसका औसत वेग जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, इनमें से कौन एक सबसे सक्रिय धातु है? इनमें से अगर बात करें तो सबसे सक्रिय कौन सा है? ऑप्शन के हिसाब से सबसे सक्रिय जो है इसमें से लोहा है। ठीक है ना, इनमें से लोहा सबसे ज़्यादा सक्रिय इन चारों में से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है, तो अभी मैंने बताया था ना आपको। ठीक है, 5 से 8%। ठीक है, सिरके का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या होती है? वाष्पीकरण के कारण सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। ठंडा होती है, कूल्स डाउन अंग्रेजी में ऑप्शन था, ठंडा होती है। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तु समान गतिज ऊर्जा से चलायमान है, तो उसके वेग का अनुपात समान गतिज ऊर्जा से, यानी कि हाफ mv² दोनों का समान है। ठीक है ना, तो हाफ mv², इसको हम v1 मान लेंगे, बराबर हाफ m, यहाँ पर 4m हो जाएगा ना, ये 4m है, v2²। ठीक है ना, इसको v2 मान लेंगे, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, अब हो गया mv² और यहाँ पर हो गया 4mv²। ठीक है, तो m भी कैंसिल हो जाएगा, ये v1 है, ये v2 है, तो v1 का स्क्वायर बटा v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 हो गया, ये हटाएंगे स्क्वायर तो √4 हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो रूट से 2 हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। देखिए कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जियोट्रोपिज्म पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया? जियोट्रोपिज्म, तो फ्रेंड्स ये होती है आपके किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जियोट्रोपिज्म के कारण जो है आपको पता है कि जड़ें नीचे की ओर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चाल का मात्रक नहीं हो सकता है? मीटर पर सेकंड होगा, सेंटीमीटर भी होगा, किलोमीटर आवर भी होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है ना, सेकंड पर मीटर थोड़ी होगा, उलट दिया गया यहाँ पर इसी का, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए, अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहेगा? जी का मान, मैंने अभी आपको इससे संबंधित क्वेश्चन भी कराया था जी से। तो देखिए, पृथ्वी पर जी का मान जो होता है ना, पृथ्वी के तल पर, यह अधिकतम कहाँ पर होता है? अधिकतम ध्रुव पर होता है, और न्यूनतम कहाँ पर होगा? भूमध्य रेखा पर। अधिकतम ध्रुव पर होगा मतलब ज़्यादा, और न्यूनतम कहाँ पर होगा? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, तो जी का मान अपवर्तित कहाँ पर रहेगा? तो ये आपका ध्रुव पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? सेम क्वेश्चन था, सेम ऑप्शन था। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड्स। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बाहरी कान कहलाता है। बाहरी कान को क्या कहा जाता है? कर्णपलव कहा जाता है। और कान में जो है, एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है, तो यानी कि दोनों कान मिलाकर के कितनी हड्डी हो जाएंगी? कान में 6 हड्डी पाई जाती है। इनकस, मैलियस और स्टेप्स। स्टेप्स जो होता है कान की हड्डी, स्टेप या स्टेपी आपने पढ़ा होगा, स्टेप्स, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, चलिए जीन के वैकल्पिक रूपों का क्या नाम है? जीन का, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दीजिए क्या होगा इसका? एलिल। ठीक है ना, एलिल। ठीक है ना, इसको युग्म विकल्पी भी कहा जाता है। चलिए श्वसन है, श्वसन, तो श्वसन जो है ना, ये आपकी कैटाबोलिक प्रक्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का दहन होता है। ठीक है, और ऊर्जा विमुक्त होती है, तो यहाँ पर देखिए कैटाबोलिक प्रक्रिया है। राइबोसोम किस में बनते हैं? राइबोसोम, राइबोसोम किस में बनते हैं? तो ये फ्रेंड्स हो जाएंगे आपके न्यूक्लियस में। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसको कहा जाता है, कोशिका का, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को। ठीक है ना, तो ये सब याद रख लीजिए आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौगिक जिनका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र, अणुसूत्र समान है बट संरचना सूत्र अलग है, क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स इनको कहा जाता है समावयवी। ठीक है ना, इसको समावयवी कहा जाता है, और समस्थानिक तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए परमाणु संख्या समान होता है। चलिए सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु, अच्छा दूरबिंदु पूछा गया है, तो दूरबिंदु तो है अनंत होता है, स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए डायनोमो में क्या होता है? मैंने बताया था डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस
5 जून के दिन मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए फ्लेमिंग के बाम हस्त यानी कि बाएं हाथ के नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। अच्छा, फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है बाम हस्त नियम है, इसमें अंगूठा जो है बल की दिशा बताता है। अंगूठा बल की दिशा बताता है, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, और आपका मध्यमा जो है ये आपके विद्युत धारा की दिशा बताती है। तो बाएं हाथ की तर्जनी क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर यहाँ पर अंगूठा पूछता तो बल की दिशा, और अगर मध्यमा पूछता तो विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, सब याद रखिएगा। चलिए देखिएगा, इनमें से कौन सी वस्तु ऊष्मा का अच्छा चालक है? इसमें से ऊष्मा का चालक एक शीशा ही मात्र है, बाकी सारे कुचालक हैं। चलिए उसके बाद देखिए, खाद्यान्नों जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार में हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? तो चावल, मक्का वगैरह से आपको पता है ना, इनसे मेन रूप से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। मेनली कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। देखिए कालाजार रोग का उष्मायन अवधि क्या है? कालाजार रोग का उष्मायन अवधि क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, कालाजार होता है लिस्मेनिया डोनोवानी से। ठीक है ना, लिस्मेनिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ लिस्मेनिया मैनिया, नीचे मैं लिख देता हूँ, जगह नहीं है, लिस्मेनिया डोनोवानी नामक परजीवी से होता है, डोनोवानी। और ये इसका जो आपका उष्मायन अवधि होता है ये आपका 2 से 4 महीना होता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, खाली स्थान दिया गया वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं। तो देखिए मॉस और लाइकेन जो होता है ना, लाइकेन यहाँ पर दिया गया, ये वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है? परमाणु के नाभिक में, तो नाभिक में जो होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बाहर सेल में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हो जाएगा। चलिए पीएच स्केल की खोज किसने किया था? पीएच स्केल तो ये सोरेनसन ने किया था। ठीक है ना, और पीएच स्केल का रेंज होता है 0 से लेकर के 14 तक। 7 जिसका भी पीएच वैल्यू होता है वो आपका उदासीन होता है, जैसे कि आपका पीने वाला पानी है, खाने वाला नमक है, ये सब उदासीन होते हैं, शुद्ध जल है। ठीक है ना, और 7 से कम जिसका होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से जिसका अधिक होता है पीएच वैल्यू वो क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? आधुनिक पूछा गया है, बताइए आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था मोसले ने। मोसले का नाम ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, आवर्त सारणी अगर पूछता तो मेंडलीव होता, आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, बट आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया था। चलिए, एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या नापता है? एक गाड़ी का ऑडोमीटर जो है ये क्या नापता है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी। चलिए, एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? एलपीजी में होता है क्या? तो प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, और ब्यूटेन भी होते हैं, इसमें नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन, तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों किया है, इनमें से सभी होगा। चलिए, तरंग लंबाई आमतौर पर व्यक्त की जाती है, तो तरंग लंबाई जो है ये आमतौर पर व्यक्त की जाती है एंगस्ट्रम में। ठीक है ना, एंगस्ट्रम में 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? 1 एंगस्ट्रम बराबर जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो फ्रेंड्स ये आपका साइकस है। ठीक है ना, इसको जीवित जीवाश्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? सेल का जो ईएमएफ होता है, विद्युत वाहक बल जो होता है, इसकी इकाई क्या है? तो सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है ये क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को उड़ेला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर की ओर, मतलब नीचे से बीकर में नीचे से ऊपर की ओर, ये बीकर है, नीचे से ऊपर की ओर इसमें जो है पूछा गया है कि उनका क्रम क्या होगा। तो सबसे नीचे आपका मरकरी होगा, सबसे नीचे मरकरी हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, फिर पानी हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, और फिर आपका वायल हो जाएगा। मरकरी, पानी और तेल। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, वह कारक जो वाष्प उत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता, नहीं पूछा गया, ध्यान से बताइए। तो ये आपका ऑक्सीजन प्रभावित नहीं करेगा, बाकी हवा का वेग, CO2, प्रकाश की तीव्रता, ये प्रभावित करते हैं। कौन सा एक तत्व है इसमें से? तो पत्थर जो होगा नहीं होगा, धोवन सोडा भी नहीं है, मार्बल भी नहीं है, ग्रेफाइट एक तत्व है, कार्बन का अपरूप भी है। ठीक है, चलिए इनमें से देखिएगा कौन सी प्रजाति भारतीय मधुमक्खी की नहीं है? भारतीय मधुमक्खी की नहीं है कौन सी प्रजाति? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एपिस मेलिफेरा।
एपिस मेलिफेरा, यह आपकी जो है यूरोपियन मधुमक्खी की प्रजाति है, ठीक है, भारतीय नहीं है। शुद्ध पानी का पीएच मूल्य अभी मैंने बताया था, शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। चलिए, तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। अब यहाँ पर देखिए विशिष्ट प्रतिरोध पूछा गया है, विशिष्ट प्रतिरोध, तो तार की सामग्री पर यह निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है ये आपका जो एसीटोन होता है, नेल पॉलिश वगैरह रिमूवर में पाया जाता है, एसीटोन इसी का होता है, ठीक है ना, पेट्रोल से भी ज़्यादा होता है इसका। चलिए, इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? इनमें से सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ये रुबिडियम है सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन रिक्तीकरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? मैंने बताया था ओजोन परत के क्षरण के लिए, तो ये आपका CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का सबसे उपयुक्त भेद कौन सा है? सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाओं से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का सबसे उपयुक्त भेद इसमें से कौन सा है? बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, DNA के चारों ओर नाभिकीय आवरण का अभाव और झिल्ली से बंधे हुए जीवों की अनुपस्थिति। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, कौन उत्तक संवहनी बंडल बनाते हैं? कौन से उत्तक? तो संवहनी बंडल जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं। जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोज्य पदार्थ का। देखिए, एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में क्या होगा? आधी ऊंचाई पर जब ये आएगा ना, तो इसमें जो होती है आधा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा और आधा गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र तो आपको भी पता है, ये आपका कौन सा होगा? कोशिका का नाभिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, COCl2 का साधारण नाम क्या है? तो COCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का है, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर का। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने आपको बताया था। चलिए, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ध्रुव पर ज़्यादा होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है, ऊपर नीचे जाने पर भी इसका मान बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा मान होगा, तो ध्रुव पर सबसे कम होता है, नहीं, ध्रुव पर अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। चलिए, गैस के कण, तो देखिए गैस के कण जो होते हैं ना, ये आपके एक दूसरे से दूर होते हैं क्योंकि ये इसमें कम अंतर्मानविक बल होता है, जिसके कारण ये दूर दूर रहते हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टेट का नियम किसने दिया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव, मैंने अभी बताया था कि ऑक्टेट का नियम दिया था न्यूलैंड ने, ठीक है ना, और डोबराइनर ने दिया था ट्रायड का नियम, ठीक है ना, त्रिक का नियम इसको कहा जाता है। चलिए, तो ये त्रिक का नियम पूछेगा तो डोबराइनर और ऑक्टेव का न्यूलैंड। चलिए, अगर किसी देखिए कि ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर पर सेकंड हो और आवृत्ति दर का 1700 हर्ट्ज हो, तो तरंग दर का मान सेंटीमीटर में आपको निकालना है, ठीक है। तो इजीली आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो, ठीक है ना। लैम्डा तरंग दर C/F होता है। C जो है इसमें क्या है? ये ध्वनि का वेग है और F जो है फ्रीक्वेंसी है ना। चलिए बताइएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? C 340 और 1700, ठीक है ना, तो 1700, 10 से 10 कैंसिल होगा, इसे 17 गुना 10 लिख दीजिएगा, 34/170 है ना, तो यहाँ 17 गुना 10 लिख दीजिए, तो 17 दूना 34 यानी कि 2/10, तो यानी कि 0.2, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी प्रोकैरियोटिक जीवों का खले स्थान दिया गया किंगडम जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं इनको मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी लक्षण है? तो फूलों का अक्षीय स्थिति, ठीक है ना, फूलों का अक्षीय स्थिति ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के बीच अंतर संबंधित है, अंतर देखिए, प्रोकैरियोटिक में जो है वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित रहता है, प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस केंद्रक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? सेम क्वेश्चन पूछा गया था, सेम ऑप्शन भी था, सूर्य का प्रकाश। ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर, तो रोड के किनारे ये पौधे लगाने की जो है, जो आपकी ये जो संबंधित है इसी से है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए, ठीक है ना, ग्रीन मफलर याद रखिएगा। चलिए,
जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 या 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं क्या कहलाते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था, इसको क्या कहा जाता है? इसको पॉलीप्लाइड कहा जाता है, बहुगुणिता कहा जाता है, पॉलीप्लाइड कहा जाता है, ठीक है ना, पॉलीप्लाइड। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, पॉलीप्लाइड इसको कहा जाता है, ठीक है। बहुगुणिता इसको अंग्रेजी में, हिंदी में बोलेंगे, और अंग्रेजी में इसको पॉली, क्योंकि 2 से अधिक है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, ठीक है ना, तो ये डीपीटी का टीका दिया जाता है, ठीक है, बचाव के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। अच्छा, बीसीजी का एक टीका दिया जाता है, ठीक है ना, ये क्षय रोग के लिए, बचाव के लिए दिया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? मेटलॉइड्स है, तो आसानी से आप बता देंगे, सिलिकॉन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। चलिए, भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? मुख्य रूप से भूमंडलीय तापन के लिए, तो ये CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? त्वरण का मात्रक मैंने बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, तो किलोमीटर भी हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो जाएगा, मीटर पर सेकंड भी स्क्वायर, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना, ये यूनिट होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि में सहयोग किया था? तो ये हरित क्रांति थी। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति थी। मत्स्य उत्पादन में नीली क्रांति थी, ठीक है। चलिए, देखिए, न्यूलैंड्स का संबंध किससे है? तो मैंने बताया था न्यूलैंड्स ने क्या दिया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, अष्टक का नियम दिया था। देखिए, किस रंग का तरंग दर सबसे अधिक होता है? तो मैंने बताया था कि सिग्नल के रूप में लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका तरंग दर ज़्यादा होता है और इसी कारण इसका विचलन जो होता है ना, वो आपका कम होता है, ठीक है। चलिए, शक्ति का SI मात्रक क्या है? शक्ति का, तो शक्ति का ये सेम क्वेश्चन पावर का पूछा गया है, तो वाट होता है। देखिए, विद्युत धारा का SI मात्रक, तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ठीक है। प्रतिरोध का ओम होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जैव अवधारित है? सेम क्वेश्चन पूछा गया था, जैव अवधारित, ठीक है ना, तो जैव अवधारित जो है इसमें से कौन सा है बताइए? एक जैव अवधारित होता है और एक जैव विधरित होता है। तो जैव अवधारित DDT है और बाकी ये जैव विधरित है, जैव विधरित, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नांकित में से, खाली स्थान दे रखा है, में सबसे कम ऊर्जा वाले कण हैं। तो सबसे कम ऊर्जा वाले कण जो होते हैं किस में होंगे? तो ठोस में होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अंतराण्विक बल ज़्यादा होने के कारण आपस में सटे होते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह से डुबाया जाता है तो उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 2 न्यूटन हो जाएगा, 10 - 8 कर देंगे ना, तो ये 2 न्यूटन आ जाएगा वजन हटाया। देखिए, आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 वाले तत्वों को कहाँ ढूंढेंगे? तो यहाँ पर देखिए, ऑक्टेव इसका फुलफिल है, यानी कि अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, तो यानी कि ये किस में है? समूह 18 का है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए कि चालक का प्रतिरोध, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, वहाँ प्रतिरोध यहाँ पूछा गया, तो चालक का प्रतिरोध जो होगा ये किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कंडक्टर के निर्भर करता है, चालक के तापमान पर करता है, कंडक्टर की लंबाई पर करता है, बट ये आर्द्रता संवाहक पर निर्भर नहीं करता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पोलियो उत्पन्न करने वाला विषाणु कौन सा है? पोलियो उत्पन्न, तो फ्रेंड्स ये एकल स्ट्रैंड RNA वाला वायरस होता है, ठीक है ना, एकल स्ट्रैंड RNA वाला वायरस होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है, और ये वायवीय श्वसन का, एरोबिक श्वसन का यह स्थल है, ठीक है ना। चलिए, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो जो बाह्यतम कक्षा में होती है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, किंगडम प्लांटे पादप जगत में शामिल है, कौन से? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म भी है, सवाल ब्रायोफाइट्स भी है और एंजियोस्पर्म है, तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? तो वहाँ पर वातावरण नहीं है, इसलिए काला प्रतीत होगा। चलिए, विद्युत का अच्छा चालक, तो आपको पता है इसमें से सबसे अच्छा चालक चांदी हो जाएगा। देखिए, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर, यहाँ स्रोत पहले हटा दीजिए, केवल एक ही चीज़ रखिए, केवल उत्पत्ति के आधार पर अगर संसाधन को बांटा जाएगा तो उत्पत्ति के आधार पर 2 है, ठीक है ना, और स्रोत के आधार पर भी 2 हैं। तो स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर अगर दोनों पूछा जाए तो 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, उत्पत्ति के आधार पर और स्रोत के आधार पर। क्लियर? स्रोत के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, और आपके उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? तो इसमें से आप देखेंगे
तो कॉपर टी, कॉन्डम, डायफ्राम, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडा देने वाला स्तनपाई इसमें से कौन सा है। तो अंडा देने वाला जो स्तनपाई है ना, ये इसमें से आपका ब्लैक बिल प्लेटिपस है। ठीक है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, करेक्ट आंसर यहाँ पर एक्डीना और प्लेटिपस। तो यहाँ पर एक्डीना भी याद रख लीजिएगा, ये अंडा देने वाले एक्डीना और आपका अभी मैंने बताया था एक्डीना और प्लेटिपस, तो यहाँ पर प्लेटिपस है, एक्टिना भी याद रखिएगा। देखिए किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व जो है ये निर्भर किस पर करेगा, तो उस वस्तु के द्रव्यमान पर। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए अम्लराज क्या है, एक्वा रेजिया में सोना को घोला जाता है, तो अम्लराज इसमें से है आपका कौन सा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका है इसमें से HNO3, ठीक है ना, और आपका HCl तो होता है इसमें। देखिए इसमें 3 भाग HCl का होता है, ठीक है ना, और 1 भाग जो होता है ये आपका HNO3 का होता है, और ये सांद्र है, सांद्र HNO3 और HCl। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है इसका आयोजन कब किया गया था, तो 1992 में किया गया था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलियां की जड़ों से संबंध है, कौन सा जीवाणु, फली वाले जड़ जो दलहनी पौधे होते हैं, फलीदार पौधे, उसमें राइजोबियम होता है। चलिए नीचे दिए गए समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है, पूछा गया था ना ये समीकरण देख करके 2024 में, बट यहाँ पर देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसीलिए ये द्विविस्थापन है, और वो वाला एक मतलब केवल डिस्प्लेसमेंट था। चलिए देखिएगा किस वर्ग में जीवों की संख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक संख्या कीट वर्ग में होता है, कीड़े में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण इसमें से अगर देखेंगे तो प्रमुख कारण इसमें से आपका रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाते हैं, स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस होती है, कारण इसका क्या है, तो इसका कारण है स्प्रिट हमारे शरीर के ताप पा करके वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है ना, ताप पा करके वाष्पीकृत हो जाता है, इसीलिए महसूस होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, स्प्रिट हमारा शरीर ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है। बल का ऐसा ही मात्रक यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, इसके अन्य नाम से जाना जाता है। तो बल का F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मास जो है kg का है, ठीक है, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये kg ये हटा दीजिएगा, ठीक है ना, इस तरह से kg मीटर इस तरह से होना चाहिए था, थोड़ा सा एरर हुआ है। तो बल का अदर न्यूटन होता है, आपको पता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडी मिश्रण के कोणों की माप होती है। तो कोलाइडी मिश्रण के कोणों की माप 10⁻7 से लेकर के -7 से लेकर के 10⁻−5 सेंटीमीटर तक। खाली स्थान दिया गया है, एक जेली जैसा पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है, कौन सा इसमें से, तो फ्रेंड्स ये आपका साइटोप्लाज्म है, एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था उनके किस आधार पर किया गया, तो आधुनिक आवर्त सारणी में किस आधार पर किया गया है, मैंने अभी आपको बताया था परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षैतिज पंक्तियों में परमाणु संख्या का बढ़ाना, क्षैतिज पंक्तियों में, ध्यान रखिएगा क्षैतिज में। ठीक है, क्षैतिज में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा है तब वेग क्या होगा। तो देखिए किसी गतिमान वस्तु का जब विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है तो फ्रेंड्स ये आपका होता है क्या, शून्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार की ऊर्जा का विकास आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में तो सौर ऊर्जा का। ठीक है, चलिए वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है विकृति गंधा। ठीक है ना, जिसके कारण भोजन खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए। चलिए बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए। तो आपको भी पता है ये किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, तो ये आपका किया जाता है, राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा कि दीर्घ दृष्टि, दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि, दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। तो देखिए दूर की वस्तुओं को देख सकती है, उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा, दूर की वस्तुओं को देख सकती है परंतु आपके पास की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकती हैं। ठीक है,
दीर्घ दृष्टि दोष इसमें जो है किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है, और निकट में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रतिरोध का सूत्र, तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, V इक्वल टू आई आर होता है ना, V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V बटा आई हो जाएगा, ये वाला होगा। चलिए 1785 में किसने प्रत्येक जीव के नामकरण की द्विपद नामकरण नामक प्रणाली प्रस्तावित किया था? तो फ्रेंड्स ये किसने किया था, कार्ल लिनियस ने किया था, ठीक है ना, कार्ल लिनियस ने किया था। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड हो तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 16.5 या फिर कहीं कहीं आपको 17 मीटर भी मिलता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किसे पुनर्स्थापित करते हैं जो रासायनिक उर्वरकों के निरंतर उपयोग करने से अम्लीय हो जाता है? तो फ्रेंड्स ये आपका पीएच हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो यहाँ देख करके आप कंफ्यूज हो जाएगा, मुझे पता है, बट आप याद रखिएगा 120/80 mmHg यूनिट के साथ भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए समजात अंग क्या है, समजात अंग क्या है? तो समजात अंग होता है समान संरचना बट भिन्न कार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या है? मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण, तो देखिए इसमें मिट्टी के कटाव का अगर प्रमुख कारण की बात करें तो ये जल इसमें मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण, क्योंकि जल जब आता है, बाढ़ आता है, मिट्टी का कटाव भयानक रूप से होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये केनिया के नैरोबी में है, ठीक है। चलिए बाह्य विलयन खाली स्थान दिया गया होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, बताइए फ्रेंड्स। देखिए हाइपोटोनिक, यहाँ पर देखिए हाइपोटोनिक, ये हाइपर नहीं होगा, हाइपोटोनिक होगा, ठीक है ना। बाह्य विलयन हाइपोटोनिक होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। चलिए उसके बाद देखिए एमटीपी का विस्तार फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एमटीपी का होता है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, याद रखिएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जड़त्व का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है, जड़त्व का ऐसा ही मात्रक केजी होगा, ठीक है ना। वहीं अगर मोमेंटम इनर्शिया का पूछे, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, तो ये आपका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। बट जड़त्व का पूछा केजी होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र में मौजूद होते हैं? गुणसूत्र में मौजूद बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये गुणसूत्र बिंदु होते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन एक तत्व नहीं है? तो देखिए ऑक्सीजन है, जिंक है, ब्रोमीन है, मार्बल एक तत्व नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कान कवक के उदाहरण कौन सा है? कान कवक का उदाहरण, तो फ्रेंड्स ये ईस्ट भी है, टोडस्टूल भी है और पुकुनिया भी है, तो सभी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अंतराल छोड़े गए थे, निम्नलिखित में से किस तत्व को बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला? तो ये तत्व जो है ये कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये तत्व जो है बताइए ये कौन सा तत्व है? जर्मेनियम है, याद रखिएगा जर्मेनियम को स्थान मिला था। चलिए अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके क्या देता है? अम्ल क्षार जब प्रक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा, ठीक है। इनमें से कौन जो है धातु है? तो आप देख सकते हैं सोडियम धातु है, इसमें से आसान क्वेश्चन है, बाकी धातु नहीं है। अगर किसी तत्व किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती हो तो वस्तु गति कर रही है, बताइए। तो देखिए अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो यानी कि एक समान त्वरण से ये गति कर रहा है, एक समान त्वरण से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा जो होती है ये डीसी होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गाय की स्वदेशी या देसी नस्ल की विशेषता क्या है? तो ये दीर्घ अवधि तक दूध देते हैं, अल्प अवधि तक दूध देते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों हो जाएंगे, दीर्घ अवधि तक भी देते हैं और आपके अल्प अवधि तक भी देते हैं। देखिए 4 द्रव ABCD दिया गया है, इनका अपेक्षिक घनत्व जो है क्रमशः दिया गया है इतना 1.26, 1 0.8, ठीक है, 13.5। एक वस्तु को कोई इन सभी द्रवों में बारी बारी से डुबाया जाता है, तो इनमें से किस वस्तु में किस द्रव में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबेगा? अब देखिए इसमें से जिसका भी अपेक्षिक घनत्व जो है कम है ना, उसमें अगर हम बात करें उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबा रहेगा। इसमें से किस द्रव में? तो जिसका जो अपेक्षिक घनत्व कम है ना उसी में वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबेगा।
तो यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 0.8, जो कि ऑप्शन सी का है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। उसके बाद देखिएगा कि एमनियोटा एमनिया समूह में शामिल है। तो एमनियोटा समूह में शामिल है आपका सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। ठीक है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो बिजली घंटी जो है ये विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है ये हमेशा आभासी और लेटरली उल्टा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो सोना का, चांदी का, प्लेटिनम का किया जाता है। तो उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, हमारा सेशन कंप्लीट होता है। 2023 और 24 में बिहार डीएलएड में साइंस के जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने आपको कवर करा दिया। प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिए।